हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शर्मा टीचिंग पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के साइंस चैप्टर 14 के बारे में, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जी हाँ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, हम उसी के बारे में इस क्लास के अंदर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन देखो, एनर्जी क्या होती है। जैसे मान लो आप कोई काम को करते हैं, ठीक है, आपको थकावट फील होती है। थकान फील होने के बाद आप क्या करते हैं, आप खाना खाते हैं, ठीक है। आप खाना खाने के बाद आप अपनी बॉडी में एक छोटा सा चेंज जो है, छोटा सा जो परिवर्तन है, आप उसको देखते हैं और आप ये नोटिस करते हैं कि अब आप जो है उस काम को दोबारा से कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो थकावट है वो थोड़ी सी दूर हो चुकी है। तो वो क्या था, वो थी आपकी एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो आपकी लॉस हो चुकी थी काम करने की वजह से, तो आपने अपनी बॉडी को फ्यूल दिया। फ्यूल यानी कि आपने फूड दिया, ठीक है। फूड एक तरह से फ्यूल होता है बॉडी के लिए, जो बॉडी को चलाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप बाइक पे राइड कर रहे हैं या गाड़ी में राइड कर रहे हैं, ठीक है, और गाड़ी जो है उसके अंदर फ्यूल यानी कि पेट्रोल या डीजल जो है वो खत्म हो गया है। तो वो खत्म होने के बाद क्या है, वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो आप उसके अंदर क्या करते हो, फ्यूल डालते हो, ठीक है। ऐसे ही आप अपनी बॉडी में एनर्जी देने के लिए फूड डिजोल्व करते हो, ठीक है। तो इसी तरह से हम बात करेंगे कि एनर्जी क्या होती है और एनर्जी के सोर्सेज क्या होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है। एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर, ठीक है। देखो, एनर्जी जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में होती है ना। जैसे कि पेड़ों से हवा आ रही है, ठीक है, पेड़ के जो पत्ते हिलेंगे तब हवाएं आएगी, और वो एयर जो है, वो हवा जो है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, उसके अंदर है आपकी विंड एनर्जी, ठीक है। उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, आपकी विंड एनर्जी है। उसके बाद और जैसे कि मान लो पानी है, पानी से आप देखोगे एक एनर्जी जाती है, वो होती है हाइड्रोलिक एनर्जी, ठीक है। सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है वो हमारी होती है सोलर एनर्जी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है कि वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जैसे मान लो एक फॉर्म है, जैसे मान लो सोलर एनर्जी है, ठीक है। इस सोलर एनर्जी की एक फॉर्म है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। आपने देखो घरों में जो सोलर प्लेट लगी होती है, क्या लगी होती है, घरों के अंदर जो सोलर प्लेट लगी होती है उससे अपने क्या करते हैं, उससे अपने लाइट्स वगैरह जलाते हैं ना, लाइट्स वगैरह जलाते हैं, फैन वगैरह चलाते हैं। तो ये क्या है, देखो एक फॉर्म थी एनर्जी की, क्या थी, सोलर प्लेट, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया लाइट की फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यानी कि वो एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब बात आती है सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जो आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ कन्वेंशनल फॉर्म ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त। तो एडिक्वेट का मतलब, या फिर आप समझ सकते हो सफिशिएंट। तो ऐसा सोर्स जो आपको सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी आपको प्रोवाइड करे लॉन्ग टाइम पीरियड तक, ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड तक। ऐसा नहीं है कि मान लो आपको 2 दिन एनर्जी प्रोवाइड की, तीसरे दिन भाई साहब जी जवाब दे के खड़े हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है, वो आपका क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है, वो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है नीड ऑफ एनर्जी। एनर्जी की हमें नीड क्यों होती है, ठीक है, इसको हम हिंदी में बताएं तो हमें ऊर्जा जो है यानी कि एनर्जी, उसकी जो जरूरत है वो क्यों होती है, ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्यों होती है, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्यों होती है। देखो सबसे पहले फॉर मेकिंग फूड, ठीक है, आप खाना बनाओगे तो आपको हीट एनर्जी तो चाहिए ना, हीट एनर्जी, है ना। जैसे मान लो आप खाना जो है उसको गर्म करना है तो हीट एनर्जी तो चाहिए, पकाना है तो भी हीट चाहिए। फॉर लाइटनिंग, लाइट्स वगैरह जलाने के लिए, ठीक है। फॉर ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मान लो आप बस या कार से जा रहे हैं तो उसके अंदर भी तो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए ना, और वो कहाँ से आएगी, फ्यूल से। फ्यूल कौन कौन से, जो डीजल और पेट्रोल होते हैं वो, ठीक है। फिर फॉर रनिंग मशीन्स, मशीन्स को रन करने के लिए। फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड एग्रीकल्चर वर्क, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कैसे, जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज़ का कंपनी के अंदर, ठीक है, कोई चीज़ बनानी है कंपनी के अंदर। या फिर एग्रीकल्चरल वर्क, एग्रीकल्चर वर्क का मतलब क्या है कि जो कृषि संबंधी कार्य होते हैं, खेती संबंधी कार्य जो होते हैं, उनको करने के लिए भी एनर्जी की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। नीड ऑफ एनर्जी हमें होती है, इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है कि क्वालिटीज ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जो एक अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, ठीक है। सबसे पहले तो विच वुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, यानी कि जो छोटे से अमाउंट में, थोड़े से अमाउंट में ज़्यादा काम कर सके, ठीक है। जो सोर्स थोड़े से अमाउंट में ज़्यादा काम कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। दूसरा होता है चीप एंड इजीली अवेलेबल, यानी कि ऐसा हो जो आसानी से आपको मिल भी जाए और वो सस्ता भी होना चाहिए, ठीक है। महंगा होगा तो क्या है, कुछ लोग उसको खरीद पाएंगे
और जो गरीब लोग हैं, ठीक है, निर्धन लोग हैं, वो उसको खरीद नहीं पाएंगे। तो एनर्जी तो सबको चाहिए ना। अब ऐसा तो ना गरीब है वो भूखा सोएगा, उसको भी तो एनर्जी के सोर्स चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, चीप होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये पॉइंट आप याद रख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जिसको रखना और जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना यानी कि ट्रांसपोर्ट करना भी काफ़ी ईजी हो, ठीक है। उसके बाद है सेफ टू हैंडल एंड यूज़, हमें उसका यूज़ करना और हमें उसको अच्छे से कैप्ट करना यानी कि रखना हमें आना चाहिए, ठीक है। डज नॉट कोज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे किसी टाइप का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जो हैं वो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी को इंडिकेट करते हैं, यानी कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है फ्यूल्स क्या होते हैं। फ्यूल्स, द मटेरियल्स विच आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल। देखो, ऐसा मटेरियल जो जल जाए, खुद तो जल जाएगा लेकिन आपको एक एनर्जी देगा, वो एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी होगी हीट एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा सोर्स, ऐसा मटेरियल जो बर्न होके आपको हीट एनर्जी दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल वुड, कोल, एलपीजी और केरोसिन, ठीक है। जैसे आप लकड़ी को जलाते हो, लकड़ी खुद तो जल गई है बट उसने आपको एक हीट दी है जिससे आप खाना वगैरह पका सकते हो, पानी वगैरह गर्म कर सकते हो, है ना। तो यानी कि जो चीज़ अपने आप को जला के आपको हीट दे, आपको एनर्जी दे हीट की फॉर्म के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। एक अच्छे फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। जैसे अच्छे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी, वैसे ये है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल क्या होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है, देखो जो जितना ज़्यादा जले उससे ज़्यादा उसका जो है हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा हमें क्या मिलनी चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा जलेगा उससे ज़्यादा एनर्जी मिले, ठीक है। मान लो 100 ग्राम आपने जलाया कोई भी कोल और उसके अंदर आपको 500 किलो जूल आपको हीट मिल गई है, ठीक है। तो ये क्या है, 5 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, गुड फ्यूल है ये, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर अच्छे से ज़्यादा एनर्जी हमें मिल पाए, वो होता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। गिव मोर हीट पर यूनिट मास, यानी कि ज़्यादा हीट वो दे पाए हमें। फिर बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेज, यानी कि वो ऐसा जलना चाहिए जिसके अंदर धुआं भी ना हो, ठीक है, और हार्मफुल गैसेज भी ना प्रोड्यूस हो। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर भी प्रॉपर हो, ठीक है। चीप एंड इजीली अवेलेबल, जो सस्ता हो और हर किसी को आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है। इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट, उसको रखना और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होना चाहिए। उसके बाद कन्वीनियंट टू स्टोर, ठीक है, स्टोर करने में भी वो कन्वीनियंट होना चाहिए, उसमें हमें सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, स्टोर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसे। और बर्न स्मूथली, जो कि जलता आसानी से हो, ठीक है। ऐसे सोर्स क्या होते हैं, ऐसे सोर्स होते हैं आपके गुड सोर्स ऑफ गुड फ्यूल सोर्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, जो गुड फ्यूल होते हैं उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ठीक है। यानी कि वो जलना आसानी से चाहिए, उसको इजीली स्टोर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो सोर्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, गुड फ्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे गुड फ्यूल, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड फ्यूल के। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी मेनली 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है आपका, वो होता है आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा जो होता है वो आपका होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है कि जो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे तो जो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, कुछ समय के बाद में क्या है वो ख़त्म, यानी कि वो फिनिश हो जाएंगे, वो होते हैं आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो सोर्स आपके अनलिमिटेड हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होता है, तो वो कन्फ्यूज़न आपको अपने माइंड में नहीं रखना है। आपको बस एक बात याद रखनी है, कन्वेंशनल यानी कि जो ख़त्म हो सकते हैं, ज़्यादा हम उनका मिसयूज़ करेंगे तो जो फिनिश हो जाएंगे। और ये क्या है, ये आपके अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड होते हैं। तो इसके अंदर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कौन कौन से आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे पेट्रोलियम हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम के ख़त्म होने का अब खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल में जैसे सोलर एनर्जी है, अब जो सनलाइट से जो एनर्जी हमें मिल रही है वो खत्म होने का डर तो नहीं है ना, उसमें कोई खतरा नहीं है। क्यों, क्योंकि सन तो अनलिमिटेड है, ठीक है। सन ऐसा थोड़ा ना कि 2 दिन के बाद में गायब हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो वो क्या है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, सोलर कुकर, सोलर सेल एंड पैनल। उसके बाद है कन्वेंशनल में जैसे थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है आगे भी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, बट अभी आप ये समझो कि थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है कि जो हीट है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, यानी कि जो हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसे हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। और नॉन कन्वेंशनल में जैसे एनर्जी फ्रॉम द सी,
टाइडल वेव्स कैसे होती है, जैसे मान लो समुद्र में ऐसे ऐसे पानी चलता है ना, ऐसे ऐसे लहरें आती है, ठीक है, टाइड्स आती है, ज्वार भाटा आती है, ठीक है। तो टाइड्स आने की वजह से क्या है, जैसे मान लो ये पानी अप हुआ फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ फिर डाउन हुआ, तो यहाँ पे टरबाइन फिट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से टरबाइन फिट कर देते हैं। तो जैसे ये पानी अप होगा तो ये टरबाइन इधर को रोटेट करेगा, और जैसे ये पानी डाउन होगा टरबाइन इधर को रोटेट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, टरबाइन से फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी फ्रॉम द सी, ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल है। क्यों, क्योंकि सी के अंदर जो पानी है वो कभी खत्म तो होने वाला है नहीं, समुद्र के अंदर पानी खत्म तो होने वाला है नहीं, और जब तक पानी है तब तक टाइड्स आते रहेंगे, और टाइड से क्या है, फिर एनर्जी बनती रहेगी। और इसके ओटी एनर्जी, ओटी का मतलब होता है ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, देख लो ध्यान से, ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होती है, जो ओशियंस की हीट से जो बनती है वो होती है हमारी ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो जहाँ पे वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट होता है। इस तरह इसके अंदर क्या है, बायोमास और बायोगैस प्लांट एंड विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जैसे मान लो हवा है, ठीक है, बायोगैस यानी कि जो बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस से जो एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है, जैसे मान लो कि काऊ डंग है, ठीक है, उसके बाद में आपके जो वेस्टेज ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग है, उनसे जो एनर्जी बनाई जाएगी, अब वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो विंड एनर्जी है वो भी आपकी कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। हवा कभी खत्म हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। तो ये क्या है, ये आपकी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये आपकी क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बात आती है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब हीट, तो जो अर्थ की जो हीट से जो एनर्जी बनती है वो क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो ये था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बीच में डिफरेंस। इसके पीछे मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है कि कन्वेंशनल कौन से होते हैं जो कुछ टाइम के बाद में ज़्यादा यूज़ करने पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं जिनके खत्म होने का खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट बात आती है फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल का मतलब क्या होता है, फॉसिल का मतलब होता है वेस्टेज पार्ट। जैसे मान लो पुराने टाइम के जो वेस्टेज पड़े हैं उनसे जो फ्यूल बनते हैं, ठीक है, वो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो देखो, फ्यूल्स डेवलप्ड फ्रॉम द फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो जैसे कोई चीज़ उसकी डेथ होगी, मान लो, ठीक है, एक कुत्ता है उसकी डेथ होगी, अब वो एक जगह, मान लो एक जगह वो पड़ा रहा, यहाँ पे मान लो डी फॉर डॉग यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर बाद में मिट्टी, इसके ऊपर और कि मिट्टी की जो लेयर्स है वो इसके ऊपर चढ़ती रही। कुछ टाइम के बाद में ये जो कुत्ते भैया है ना, ये भैया यहाँ पे दब जाएंगे बुरी तरह से, ठीक है। दबने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, क्या होगी, हीट जनरेट होगी, ठीक है। हीट जनरेट होने से क्या होगा, इनकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे इनकी बॉडी है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होगी तो इनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में बन जाएगा, और तब इनका बन जाएगा फ्यूल, यानी कि पेट्रोल बन जाएगा इनका, ठीक है। तो ऐसे फ्यूल्स जो कि फॉसिल्स से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है, जैसे मान लो कई करोड़ों साल पहले अर्थक्वेक आया, ठीक है, सुनामी आई, उसकी वजह से जो लोग मारे गए थे उनके जो डिकम्पोजेबल जो पार्ट्स थे वो जमीन के अंदर दब गए। बाद में क्या हुआ, वो वहाँ पड़े रहे जमीन के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद क्या है, वहाँ पे एनर्जी बनती रही। तो इस टाइप के फ्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, यानी कि जो फॉसिल से बनते हैं, ठीक है। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, जो वेस्टेज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्सक्रेटा से बनते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि टेक मिलियंस ईयर्स ऑफ टू फॉर्म, यानी कि वो बनने में मिलियन साल लगा देते हैं, ठीक है, बहुत सारे करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं एक फॉसिल फ्यूल को बनने के लिए। आपको मैं बताऊं, पेट्रोल की एक ड्रॉप को बनने के लिए, ठीक है, ओनली 1 ड्रॉप ऑफ पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी करोड़ों दिनों का टाइम लगता है, ठीक है। और फिर है अवेलेबल इन वेरी लिमिटेड अमाउंट। जैसे मान लो फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट के अंदर अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड होते हैं। इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी कौन सी है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की में कैटेगरी है, ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ फ्यूल्स में कैटेगरी है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, यहाँ से आपका ये भी टॉपिक कवर कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। उसके बाद दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि ये दोबारा से नहीं यूज़ किए जा सकते, ठीक है, ये ओनली एक बार यूज़ होते हैं। आप बाइक में आपने एक बार पेट्रोल डाल लिया, ठीक है, उसके बाद आप उसी पेट्रोल को निकाल के दोबारा डालोगे क्या, नहीं डलता वो, ठीक है, क्योंकि वो बर्न हो जाता है, उसके बाद में वो यूज़ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है कि इंडिया का जो फैक्चुअल ग्राफ है वो क्या है, इंडिया हैज़ अबाउट 6% शेयर इन द वर्ल्ड रिजर्व कोड दैट में लास्ट 250 ईयर्स मोर एट द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन, ठीक है, यानी कि इंडिया का जो शेयर है रिजर्व कोल के अंदर वो 6% है, ठीक है, और वो 250 साल से चला रहा है, ठीक है, लास्ट 250 ईयर्स मोर एट द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन, ठीक है, लास्ट 250 सालों से जितना कंजप्ट अब हुआ है ना उससे ज़्यादा इंडिया का अब शेयर
किस में है, कोयल में है, ठीक है। ये इतना फैक्ट याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। बट आपको ये जो ऊपर वाले जो फैक्ट है ना, यहाँ तक ये अच्छे से याद होने चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद क्या बात आती है, उसके बाद बात है पोल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल से पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं, देखो रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। देखो जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं ना तो उससे ऑक्साइड्स निकलने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब जब एसिडिक इन नेचर होंगे तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर में जाके क्लाउड्स के अंदर जाएंगे, वो हवा की फॉर्म में, ठीक है, बादलों में जाएंगे और वहाँ पे जाके क्या करेंगे, एसिडिक रेन करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, एसिड रेन की वजह से जो ट्रीज, प्लांट्स है और सोइल की फर्टिलिटी है वो क्या है, रिड्यूस हो जाएगी, उनमें डैमेजेस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और CO2 से क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। इन द एटमॉस्फेयर विच कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट लीडिंग टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे मान लो आपने फॉसिल फ्यूल ज़्यादा जला लिया तो वहाँ पे CO2 जनरेट हो जाएगी। CO2 से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जमीन यानी कि धरती के ऊपर ज़्यादा हीट जो है वो बढ़ने लग जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, जमीन यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोलिंग पोल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल। उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं पोल्यूशन को, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस, देखो कंबशन प्रोसेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब है कि कम फ्यूल में हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को ले पाएँ, ठीक है। तो यानी कि मान लो 1 ग्राम फ्यूल में हम मतलब 1 ग्राम फ्यूल के अंदर हम 100 ग्राम ऑफ एनर्जी हम ले पाएँ, ठीक है। तो इसका हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है यूजिंग वेरियस टेक्निक्स टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेज एशेज इनटू द सराउंडिंग्स, ठीक है। यानी कि ऐसी टेक्निक्स बनानी चाहिए इंजीनियर और साइंटिस्ट को जो कि फॉसिल फ्यूल्स की जो ऐश है, ऐश का मतलब क्या होता है, राख, ठीक है। जो आपने राख देखी होगी, चूल्हे के अंदर राख होती है, ठीक है। जो घरों में जो चूल्हे होते हैं गाँवों के अंदर, उनके अंदर जो राख पाई जाती है उसे बोलते हैं एशेज। तो ऐसी टेक्निक्स बनानी चाहिए कि फॉसिल फ्यूल से हार्मफुल गैसेज वगैरह न निकले, ठीक है। अगर यदि ऐसी टेक्निक्स होंगी जिससे कि फॉसिल फ्यूल से हार्मफुल गैसेस और एशेज दोनों नहीं निकलेंगी तो क्या होगा, वो फॉसिल फ्यूल है उससे पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। इतना पोल्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये है टेक्निक। तो आपको ये याद रखना है कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, उससे पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं और उन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक कौन कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। हमने अभी थर्मल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था ना, थर्मल एनर्जी अभी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ा था, मैंने कहा था आगे क्लास के अंदर बताऊंगा, तो वो ये रही, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, देखो थर्मल का मतलब होता है हीट जहां से जनरेट होगी उससे टरबाइन को घुमाया जाएगा। टरबाइन के साथ क्या है, टरबाइन रोटेट करेगा तो साथ में डायनमो लगा होगा, उस डायनमो से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सिंपल सी बात है, देखो इसको लिखना है आपको। जैसे मान लो एक प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर को आपने जब आग लगाई, नीचे से हीट दिया आपने, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक हवा हीट निकलेगी, ठीक है, हीट एनर्जी वो इस टरबाइन पे गिरेगी। मान लो टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। उसके रोटेट करने से यहाँ ये डायनमो है ना, ये रोटेट करेगा, इसके अंदर एक शाफ्ट लगी होती है ऐसी, वो रोटेट करेगी ऐसे ऐसे, ठीक है। जब ये रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उस इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलेगा। तो ये क्या है, थर्मल एनर्जी है। थर्मल पावर प्लांट वो होता है जो थर्मल एनर्जी को बनाता है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट याद रख लिया ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब ऐसा नहीं थर्मल पावर प्लांट में कुकर से एनर्जी बनाते हैं, प्रेशर कुकर से नहीं बनाते, वो बनाते हैं बड़े बड़े बॉयलर से। बॉयलर में क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं और बड़े बड़े टरबाइंस को घुमाया जाता है, ठीक है। बस ये कुकर तो आपको समझाने के लिए बनाया गया है। उसके बाद है पावर प्लांट विच यूजेज हीट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल का मतलब होता है हीट, तो ऐसा पावर प्लांट जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। और उस हीट कैसे जनरेट होती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस स्टीम टू टरबाइन रन, ठीक है, रन टरबाइंस। तो जो फॉसिल फ्यूल है उनको हम जलाएंगे, उससे क्या होगा, हीट बनेगी और उस हीट से, उस स्टीम से, स्टीम का मतलब भाप, ठीक है। आपने देखा होगा ना, आप जब कोई भी खाना बनाते हो उसके ऊपर स्टीम जनरेट होती है, ठीक है, कुकर के ऊपर, तो उस भाप से टरबाइन को रन किया जाएगा, ठीक है, भगाया जाएगा, टरबाइन को रोटेट कराया जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, सेटअप नियर द कोल एंड टू फील्ड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, ये कहाँ सेट किए जाते हैं, कहाँ पे बनाए जाते हैं, वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पे कोयला, कोल और अदर फॉसिल फ्यूल जो इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है, ताकि जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है, जो ट्रांसपोर्ट में जो पैसे लगते हैं वो कम से कम लग पाए, ठीक है। इसीलिए ये जो क्या है, ये है वो बनाए जाते हैं नियर द कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल प्लांट्स, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन पे इजीली कंट्रोल हो पाए, यानी कि कम पैसे लगे और हमें बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए। फिर ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट, यानी कि
इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन है यानी कि जो सप्लाई है वो क्या होती है, मोर एफिशिएंट हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इससे सप्लाई हो पाती है। ठीक है, तो ये था थर्मल पावर प्लांट के बारे में। इसी तरह से एक होता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, देखो हाइड्रो का मतलब होता है आपका वाटर, ठीक है, वाटर। अब वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करेंगे वो होता है हाइड्रो पावर प्लांट। उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ऊपर डैम है, यहाँ से पानी ऐसे नीचे गिराया जाएगा, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, यहाँ पे टर्बाइन से लगे होते हैं, ठीक है, इस तरह से टर्बाइन से लगे होते हैं। जैसे ये पानी टर्बाइंस पे आएगा, ठीक है, जैसे ये पानी जो है टर्बाइंस पे आएगा तो टर्बाइंस क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। उसके बाद सेम होता है, यहाँ पे डायनेमो होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखो सिर्फ ये चीज़ चेंज होती है, वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में यहाँ पे हीट होती है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट में यहाँ पे वाटर होता है, बस ये चीज़ चेंज होती है, बाकी सब सेम रहता है। टर्बाइन वही सेम रहता है, डायनेमो सेम रहता है, और सोर्स ऑफ एनर्जी भी सेम रहता है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम्स। डैम्स जो होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भारी अमाउंट में, हैवी अमाउंट में जहाँ पे वाटर को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अराउंड 25% ऑफ ओवर कंट्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मे बी हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, मेट बाई हाइड्रो पावर प्लांट। हमारे देश की जितनी बिजली है उसका 25% हिस्सा जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। उसके बाद आती है एडवांटेजेस क्या है हाइड्रो पावर प्लांट के। नो एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देखो थर्मल पावर प्लांट में क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि आप फॉसिल फ्यूल को जलाओगे तो हार्मफुल गैसेज और स्मोक प्रोड्यूस होगा। बट जब आप पानी से एनर्जी बना रहे हो तो उसके अंदर कोई भी स्मोक वगैरह या पोल्यूशन वाली गैसेज प्रोड्यूस नहीं होती है, तो नो एनवायरमेंटल पोल्यूशन। उसके बाद फ्लोइंग वाटर ऑफ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्लोइंग वाटर कैसे, एक बार वाटर से एनर्जी बना ली, वो वाटर वापस यहाँ पे आ गया, उसको वापस ऊपर सप्लाई कर दिया, वापस जैसे गिरा दिया, तो इसका मतलब क्या है, वो एक साइकिल में रहता है। तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, उस पानी को हम दोबारा से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो डैम के अंदर पानी है, उससे आपने एनर्जी बना ली, ठीक है, और वही पानी दोबारा आपने कलेक्ट करके उसी से आपने दोबारा एनर्जी बना ली। तो इससे क्या है कि पानी की बचत भी होती है और एनर्जी आपको मिलती रहती है। सबसे ज़्यादा फायदा किस में होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में होता है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा फायदा होता है, ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा बेटर कौन सा है तो आप लोग को लिखना है हाइड्रो पावर प्लांट। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स प्रिवेंट्स फ्लोडिंग ऑफ रिवर्स, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। देखो डैम बने हैं तो वहाँ पे पानी इकट्ठा रहेगा, उससे क्या होगा, इरिगेशन में मदद मिलेगी, खेतों में पानी पहुँचाने में मदद मिलेगी। और रिवर्स का जो फ्लड है, बाढ़ की जो कंडीशन होती है, ठीक है, नदियों में बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि नदियों का पानी कहाँ चला जाएगा, डैम्स में चला जाएगा। तो ये तो थे एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट की। अब बात आती है डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, जो डैम बनाना है तो काफ़ी सारा एरिया उसको कवर करना पड़ेगा। तो लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ए वेस्ट वैरायटी ऑफ नॉर्थ एंड फ्लोरा एंड फोना, ह्यूमन सेटलमेंट्स गेट सबमर्ज्ड इन द वाटर ऑफ रिजर्वायर फ्रॉम बाय डैम। ठीक है, देखो जहाँ पे डैम बनेगा वहाँ पे क्या है, लार्ज एरिया जो है वो वहाँ पे पानी पानी भर जाएगा। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना क्या है, पौधों की प्रजातियां होती है। ठीक है, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स होती है, तो बहुत सारे प्लांट्स जो है वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। ठीक है, वो जहाँ पे जो घर थे उन्हें तोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा डैम्स को बनाने के लिए वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कोई भी इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई है या फिर कोई भी खेती वगैरह है, खेत वगैरह है, उन्हें वहाँ पे उनको वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस है। देखो फूल के साथ कांटे भी होते हैं, उसी तरह से एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज हाइड्रो पावर प्लांट के हैं तो डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी हैं। उसके बाद में क्या है, लार्ज इकोसिस्टम्स आर डिस्ट्रॉयड। बहुत सारे इकोसिस्टम डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जंगल के जंगल उखाड़ दिए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे पेड़ पौधों की कटाई कर दी जाती है जिससे कि पोल्यूशन होता है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, वेजिटेशन दैट सबमर्ज अंडर वाटर रोट्स अंडर एरोबिक कंडीशंस एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच इज ए ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, देखो जब पानी के अंदर पेड़ पौधे डूब जाएंगे ना तो वो क्या करेंगे, एनोरोबिक कंडीशन में आ जाएंगे। एनोरोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो पेड़ पौधे क्या करेंगे, वो जो हार्मफुल गैसेज है उनको प्रोड्यूस करेंगे, जो कि होती है मीथेन। उस मीथेन को प्रोड्यूस करेंगे और उस मीथेन से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ेगा, यानी कि जो गर्मी है वो बढ़ेगी अर्थ के ऊपर। उसके बाद क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेस्ड पीपल, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे डैम बन रहा है वहाँ से लोगों को क्या है, वहाँ से उनके घर वगैरह खरीद के उन्हें दूर भेज दिया जाता है कहीं दूसरी जगह। तो उसके अंदर भी लोग सेटिस्फैक्टरी नहीं होते हैं, अपना घर छोड़ने को भी वो राजी नहीं होते हैं। तो ये ऐसी भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। तो ये क्या है, आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स है। ठीक है, ये जो है, ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, डायग्राम क्या है, किसका है, ये डायग्राम है आपका
हाइड्रो पावर प्लांट का। ऐसे होता है हाइड्रो पावर प्लांट। देखो ये होता है रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब होता है जहाँ पे पानी को रिजर्व करके रखा जाता है। ये होता है स्लुइस गेट। स्लुइस गेट का मतलब है कि जब पानी हमें चाहिएगा तब इस गेट को ओपन कर देंगे और पानी यहाँ से आ जाएगा। जैसे ही पानी यहाँ से आएगा तो ये टरबाइन होता है। ये टरबाइन पे जब गिरेगा तो ये टरबाइन ऐसे 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 घूमेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। जैसे ही टरबाइन रोटेट करेगा तो यहाँ पे जनरेटर लगा होता है, ठीक है। जनरेटर को बोलते हैं पावर हाउस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो टरबाइन घूमेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है। उस इलेक्ट्रिसिटी को आगे पावर लाइन जो वायर्स बिछाई होती है, जैसे खंबे पे पोल पे वायर होती है, उसने ये देखो ये वायर्स बिछाई हुई होती है, इससे आगे सप्लाई कर दी जाती है किसी शहर में, किसी गाँव में, किसी कस्बे में, ठीक है। और उसके बाद में ये जो पानी यहाँ पे जो बच गया है टरबाइन को घुमाने के बाद, वो वापस रिवर में आ जाता है और यहाँ से वापस ये पानी यहाँ से इकट्ठा करके वापस यहाँ भेज दिया जाता है। तो रिन्यूएबल सोर्स कैसे हुआ? पानी यहाँ से आया, घूम फिर के यहीं वापस चला गया, ठीक है। यहाँ से फिर आएगा, फिर वापस चला जाएगा। तो पानी तो ये इसका तो यूज एक से ज़्यादा बार हो गया है, बट इसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर ये टूट जाए, ठीक है, अगर ये डैम जो है, अगर ये डैम जो है वो टूट जाए तो क्या होगा? काफ़ी सारी जगह फ्लड्स आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। ऑलमोस्ट 70% इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। 30% इस वीडियो के नेक्स्ट सीरीज यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी पार्ट 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसको दोबारा से भी रिवाइज करा दूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो वीडियो, ठीक है। वीडियो शेयर करोगे तो लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है, और हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।